दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फेमा की। जी हाँ, फेमा 1999 को मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको न केवल समझाऊंगा बल्कि याद करवा के भी दूंगा। जो भी चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स लगती है ये वीडियो को देखने के बाद सुनने के बाद आपको बहुत आसान लगने लगेगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपके पेपर नंबर 6D इकोनॉमिक लॉ में जो सीए फाइनल के सिलेबस में है आपका फेमा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ये फेमा एक्ट 1999। अब ये जो कोई भी एक्ट होता है स्टडी मेटल में अगर आप देखोगे तो उसको कोई भी चैप्टर है उससे पहले उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है। यूँ तो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हो, लेकिन कुछ चैप्टर में आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ना जरूर से ध्यान देना है। खासकर अगर बड़े चैप्टर्स हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें मुख्य तौर पर आपका बात आता है सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। जी हाँ, फेमा के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। अभी तक आप लोगों ने कई सारे रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जाना होगा जो कि आपका इनकम टैक्स के हिसाब से भी होता है, लेकिन यहाँ पर फेमा अपने रेसिडेंशियल स्टेटस को खुद डिटरमाइन करता है, जो कि हम लोग बड़े आसान शब्दों में यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ रेगुलेशंस आपको देखने हैं। वो जो रेगुलेशंस देखने हैं उसमें मुख्य तौर पे आपका रेगुलेशन होगा कि फॉरेन एक्सचेंज को कौन डील और हैंडल कर सकता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन सी बातें नहीं आती है, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग और रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन के रिगार्डिंग, यानी कि विदेश में जो आपका पैसा है वो भारत कब तक आना चाहिए और कैसे आना चाहिए उसके बारे में बताता है। फिर यहाँ पर ऑथराइज पर्सन के बारे में बताता है जिसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज को आप डील कर सकते हो। फिर यहाँ पर कॉन्फिस्केशन एंड पेनाल्टी के बारे में जो चीज़ें आती हैं, उसके बाद अपील रिवीजन वगैरह यहाँ पर आएगा, अपील एंड एडजुडिकेशन करके। फिर आपका जाहिर सी बात है कि सर्च एंड सीजर आएगा जो कि हर लॉ में होता है, और कुछ मिसलेनियस प्रोविजन करके आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से। यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 5.2, जिसको रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो स्टडी मटेरियल से मेरी बातें सुनने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं कि नीड ऑफ फेमा एक्ट। फेमा एक्ट 1999 की नीड क्यों पड़ी। सबसे पहले बात आती है कि कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं 1991 से। जी हाँ, आपने देखा था कि 1990 तक 1991 में राजीव गांधी की हत्या भी हुई और 1991 में मनमोहन सिंह जो है ना तत्काल फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, और तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे डिसीजन लिए, जिसमें पहले चैप्टर में ही देखा था लाइसेंस राज को खत्म किए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम आज की डेट में आपको आईटी कंपनी दिखती है, तो बीपीओ सेक्टर दिखता है, केपीओ सेक्टर दिखता है। यानी कि ये जो सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाले मनमोहन सिंह ही हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत में धीरे धीरे करके बहुत सारा पैसा आया। तो यानी कि ये आपका इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म इसको बोला जाता है, जिसका पूरा श्रेय जाता है तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो कि बाद में कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री बने और उन पर पिक्चर भी बनी है जैसा कि आपको पता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी में जो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिबरलाइजेशन के कारण जो भी फॉरेक्स जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, उसका रिसीट और पेमेंट का जो सिस्टम है वो फ्री फ्लो हुआ। यानी कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आपका हमारे भारत में बढ़ा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है ना इनबैलेंस हो रहा था उसको बैलेंस किया गया। मतलब हमारे इधर से एक्सपोर्ट कम होता है, यानी कि पैसे कम आते हैं और जाते ज्यादा हैं, तो ये आपका क्या होगा, इकोनॉमिक इम्बैलेंस इसको बोलते हैं। लेकिन आपका इकोनॉमिक बैलेंस होने लगा क्योंकि पैसे फंड भारत में आने लगे। ठीक है, फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ने लगा। अब जाहिर सी बात है कि फॉरेन रिजर्व जब हमारा बढ़ रहा है, या फिर आप जो रिसीट और पेमेंट फॉरेन से जो है वो आप अगर उसको फ्री फ्लो कर रहे हो तो उस पर आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल लगाना पड़ेगा, भले ही कुछ एक्सटेंट तक, यानी कि उसको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। तो यहां पर बोला गया नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनेज करेंगे। कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनेज करेंगे उस चीज को, ताकि हवाला वगैरह को बढ़ावा ना मिले, इसकी वजह से मैनेज करेंगे। तो अब जब मैनेज करने की बात आती है ना, तो इसीलिए इस एक्ट का नाम ही पड़ा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जी हाँ, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करने के लिए लॉ बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्या मैनेज करेंगे और कैसे कैसे करके मैनेज करेंगे वो हम लोग थोड़ी देर में एक एक करके जानेंगे इन सब बातों को। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमारी बात आती है, उससे पहले भी थोड़ा और पास्ट में चले जाते हैं। ठीक है, 1939 जब आज़ादी से पहले की बात हुई, उस वक्त जो है ना वो फॉरेन जो रिसीट और पेमेंट होता था उसको कैसे रेगुलेट किया जाता था, उसको रेगुलेट नहीं, एक्चुअली में इन सब लॉ में ना कंट्रोल किया जाता था, उसको कंट्रोल किया जाता था। तो फॉरेक्स जो है ना कंट्रोल जो है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जो ब्रिटिश का रूल था उसके हिसाब से किया जाता था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से किया जाता था। फिर जब आज़ादी का समय हुआ 1947, तो वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया। देखो ये रेगुलेट कर रहा है,
रेगुलेट करने के लिए बोला गया। अभी जो है यहाँ पर मैनेज कर रहा है, ठीक है, बाकी ये आर की जगह पर एम रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए फेरा एक्ट आया और बाद में फेरा एक्ट का नया वर्जन 1973 में आया, ठीक है, जिसको रिप्लेस किया गया। ये जो फेरा था वो ज्यादा तवज्जो देता था, ज्यादा फोकस करता था हर चीज को रोकने पर, प्रोहिबिट करने पे, लेकिन ये जो आपका फेमा है वो हर चीज को अलाउ करने के लिए बोला, एक्सेप्ट यहाँ पर कुछ चीजों को रेगुलेट किया, बाकी सब चीजों को अलाउ किया फॉरेन एक्सचेंज रिसीव पेमेंट में, ठीक है। ये बातें यहाँ पर आती है। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक को मेरी बातें सुनने के बाद आप एक बार रीड कर लेना, आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स। जो फेमा लॉ है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो किस चीज के, तो फेमा लॉ के, मतलब फेमा लॉ की खासियत क्या क्या है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना, किसके ट्रांजैक्शन को, देसी और विदेशी के बीच में। ये जो देसी है इसको यहाँ पर क्या बोला गया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इसी को डिफाइन करने की वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नॉन रेसिडेंट शब्द उपयोग न करके हम यहाँ पर क्या उपयोग करेंगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसको मैं आम भाषा में समझने के लिए देसी बोलूंगा और इसको विदेशी बोलूंगा। जैसे ही मैंने देशी शब्द इस्तेमाल किया इसका मतलब आप समझ लेना पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की बात हो रही है, और जैसे ही पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की बात होगी तो मैं यहाँ पर क्या शब्द बोलूंगा, मैं यहाँ पर शब्द बोलूंगा जो है ना, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को विदेशी, ठीक है, देसी विदेशी, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम जनरली मैं बोलूंगा मिस्टर राम यानी कि देसी व्यक्ति, और मिस्टर जॉन ये आपका विदेशी व्यक्ति। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, तो उनके बीच में ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है। उसके बाद ये जो देसी और देश और विदेश है, देसी और विदेशी के बीच में जाहिर सी बात है कि आपस में क्या होगा, आपस में इन लोगों के बीच में इन्वेस्टमेंट होगा। भारत का व्यक्ति बाहर इन्वेस्ट करेगा, बाहर का व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इन सब ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी रेगुलेट करने के लिए ये फीचर्स है कि आपको ट्रांजैक्शन को रेगुलेट किया, इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट किया। ट्रांजैक्शन को दो भाग में यहां पर बांटा जाता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में यहां पर जो बात आती है उसमें साफ साफ बोला गया है कि सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को परमिट किए गए हैं, एक्सेप्ट यहां पर कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में मुख्य तौर पे इसमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 देखोगे। शेड्यूल 1 के जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोहिबिट है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं किए जा सकते हैं। शेड्यूल 2 का सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल से किया जा सकता है, और शेड्यूल 3 में जो ट्रांजैक्शन बताए गए हैं वो आरबीआई के परमिशन से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो होते हैं उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अब आप बोलोगे कि मशीन को परचेस किया, अगर सपोज दैट मशीन को परचेस किया तो इनकम टैक्स और अकाउंट्स की भाषा में उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेकिन यहां पर कैपिटल का मतलब बदल जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको कंपेयर नहीं करना है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन सिक्योरिटीज वगैरह का जो डीलिंग होगा वो ऑथराइज एजेंट के थ्रू होगा, ऑथराइज पर्सन के थ्रू होगा। ऑथराइज पर्सन को मैं यहां पर एपी करके इंडिकेट करूंगा, जिसके डेफिनेशन को हम लोग थोड़ी देर के बाद जानने के लिए जा रहे हैं। फिर यहां पर बात करते हैं कि और फीचर्स है एडजुडिकेटिंग एंड कंपाउंडिंग करना, और इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बनाना। जी हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसको आप ईडी शॉर्ट में बोलते हो, ये क्या करेगा, फेमा की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगा। वैसे आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल रेगुलेट करना काम है आरबीआई का, लेकिन फेमा ने अलग से अपने लिए भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना ली है और इत्तेफाक से उसका नाम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट रखा हुआ है। उसके बाद अपील एंड प्रोविजन के बारे में ये लॉ बताता है। तो इस लॉ के साइलेंट फीचर्स में आपने लगभग सारी कहानी देख ली। सबसे पहले देखा ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है विदेशी और देशी के बीच में। दूसरी बात हमने देखी कि इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टमेंट हो भारत से जाना या आने वाला, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन या फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दो भाग में बांटता है ट्रांजैक्शन को। ऑथराइज पर्सन के थ्रू केवल डीलिंग होगा। एडजुडिकेटिंग एंड कंपाउंडिंग का प्रोविजन बताया गया है यहाँ पर, और उसके बाद अपील एंड रिवीजन का और इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को अपॉइंट किया गया। फिर बात आती है इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा, तो यानी कि ओवरऑल कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से बनाया गया है फेमा में थ्रू। तो ये आपका इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा में ये बात है, आपको लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं कि अब तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग बात करेंगे स्टडी मेटल में। अगर आपका अगला पेज आता है पेज नंबर 5.3, वहां पर बताया गया है कि बहुत सारा बड़ा स्ट्रक्चर है। ये जो फेमा लॉ है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें करीब 7 चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद जो है ना रूल्स बताए गए हैं, 5 प्रकार के मुख्य तौर पर रूल और लगभग 34 प्रकार के रेगुलेशन बताए गए हैं। अगर सारे रेगुलेशंस आपको पढ़ने पड़े तो वॉट लग जाएगी, तो ये 34 प्रकार के रेगुलेशंस दिए गए हैं। अब ये जो 7 चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, लगभग सेक्शन
1 से लेकर 49 सेक्शन तक में आपका सेक्शन यहाँ पर मुख्य तौर पे पढ़ना है, 1 से लेकर 49 तक। और रूल्स तो कई सारे रूल्स है, सारे रूल्स का नाम याद रखना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको रूल बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 बताया, ये आता है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट रूल्स के हिसाब से रूल नंबर 3 में शेड्यूल 1 बताया गया है, रूल नंबर 4 में शेड्यूल 2 और रूल नंबर 5 में शेड्यूल 3 करके बताया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन से इसके लिस्ट वाले काम किए जा सकते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के, और यहाँ पर आरबीआई के प्रायर अप्रूवल से किए जा सकते हैं, और यहाँ पर रूल नंबर 3 वाला शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड है, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले इस लॉ के बारे में। तो इस लॉ का सबसे पहले प्रेम्बल होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल होता है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया वाली कहानी, वैसे यहाँ पर प्रेम्बल होता है। यहाँ पर बोला गया, प्रेम्बल में बोला गया कि एक ऐसा कंसोलिडेटेड लॉ लाना, पुराने लॉ को अमेंड करते हुए, जी हाँ, पुराने लॉ को सारे को फेरा वगैरह को अमेंड करते हुए, जो कि फैसिलिटी दे सके। किस चीज का फैसिलिटी दे सके? तो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट का फैसिलिटी दे सके, यानी कि जाहिर सी बात है ट्रेड और पेमेंट का, ट्रेड एंड पेमेंट मतलब रिसीट एंड पेमेंट का। किस चीज को? रिसीट एंड पेमेंट का। तो जाहिर सी बात है कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह को उसका फैसिलिटी दे सके। फिर यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ऑर्डरली डेवलपमेंट करे फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया को, ठीक है, ऑर्डरली डेवलपमेंट मेंटेन करे, डेवलपमेंट मेंटेन करे किस चीज को? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज, ये सब क्या होती है थोड़ी देर के बाद हम लोग जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कंसोलिडेटेड लॉ बनाना और एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करना। ये मुख्य प्रकार के दो मकसद थे, जिसमें आपका ट्रेड और पेमेंट के लिए फैसिलिटीज देना, ये एक मकसद था, और दूसरा जो है ना ऑर्डरली डेवलप करना। ऑर्डरली डेवलप करना किस चीज को? आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वगैरह है उसको ऑर्डरली डेवलप करना। तो ये प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि ऐसा लॉ बनाओ और पुराने लॉ को अमेंडमेंट करो जिसके हिसाब से ट्रेड और पेमेंट की फैसिलिटीज मिले और ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस हो। किस चीज का? तो फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने जानी। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि हर एक लॉ का एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी होता है। ये लॉ भी बोलता है कि पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं दिया गया। एक्सेप्शन दिया भी होता तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो ये होल ऑफ इंडिया जो है ना, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, जो आपका देसी बंदा है ना, देसी बंदा है ना, अगर विदेश में देसी बंदा आउटसाइड इंडिया में यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओन एंड कंट्रोल करता है, ओन एंड कंट्रोल करता है कुछ भी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट वगैरह सब, तो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि देसी बंदा का अगर विदेश में कुछ है तो उस पर भी ये कानून एप्लीकेबल होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आउटसाइड इंडिया में कोई लॉ वायोलेट किया गया जिससे भारत में के फेमा को इफेक्ट, फेमा का लॉ का वायलेशन हुआ, भारत के फेमा लॉ का वायलेशन हुआ, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहली बात हम लोगों ने देखी कि पूरे भारत पर एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि अगर आउटसाइड इंडिया में कुछ ओन और कंट्रोल करता है देसी बंदा, तो फिर आउटसाइड इंडिया में जो ओन एंड कंट्रोल करता है, तो ये देसी बंदा क्योंकि हमारा जो है ना रेसिडेंट है, ठीक है। अब जब पर्सन यहाँ पर जो हम ना, हमारा जो है ना देसी बंदा क्या है, रेसिडेंट है, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, और ये जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जिसको मैंने विदेशी बंदा बोला, ये आउटसाइड इंडिया की इसकी वजह से जो है ना भारत का फेमा लॉ इम्पैक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होगा। फिर इस लॉ का कमेंसमेंट कब होगा? तो 1 जून 2000 से ये आपका लॉ इनैक्टमेंट हो गया। इसके पहले जो कहानी आएगी वो बजट वगैरह, बिल वगैरह पास किया गया होगा। उसके बाद कमेंसमेंट में बोला गया कि डिफरेंट प्रोविजन के लिए डिफरेंट डेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, डिफरेंट प्रोविजन के लिए डिफरेंट डेट को गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। तो ये कमेंसमेंट में लगभग सारे लॉ में ये बातें हम लोगों ने देखी, इसका कमेंसमेंट डेट कौन सा है, और अलग अलग प्रोविजन के लिए गवर्नमेंट चाहे तो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन डेट आपका जो है ना वो बता सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ डिफिनेशंस के बारे में, मुख्य तौर पे डिफिनेशन के बारे में। सबसे पहले बात आती है आपका किसका डिफिनेशन की? सबसे पहले बात आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिफिनेशन की। ये सारे डिफिनेशंस को लगभग जो है ना सारी क्लासेस में छोड़ दिया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ जान नहीं है इसकी वजह से एक बार जो है ना वो देखना, गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, मतलब जो एक्ट में ऑथराइज्ड होता है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। ट्राइब्यूनल किसको बोलते हैं? एप्लीट ट्राइब्यूनल, जो कि एक्ट में एस्टेब्लिश्ड होता है, जो ऑथराइज किया गया वो है आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया वो है एप्लीट ट्राइब्यूनल, ठीक है। जो भी दोनों का काम किया हुआ एक्ट में हुआ। उसके लिए एप्लीट ट्राइब्यूनल, जब बेंच वर्ड का यूज किया जाएगा तो यहाँ पर एप्लीट ट्राइब्यूनल का बेंच कहलाएगा। जब बेंच शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एप्लीट ट्राइब्यूनल का क्या कहलाएगा? बेंच कहलाएगा। अब यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन की बात हम लोग करते हैं, तो ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग का यूनिट, और उसके बाद नोटिफाइड लोग ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन मतलब क्या? जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटीज वगैरह के साथ जो है ना डील करने के लिए ऑथराइज्ड हैं।
मतलब आप इनके थ्रू ही आप लेन देन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिटेड जरूर है फ्रीली, लेकिन ये आप किसके थ्रू कर सकते हो, ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू कर सकते हो केवल, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जहां तक बात करेंगे असेसिंग ऑफिसर की, तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को यहां पर असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। जी हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को यहां पर असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, ये बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है। असेसिंग ऑफिसर नहीं, असेसिंग ऑफिसर तो अपन कहां पे बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर जो है यहां पर आप इनकम टैक्स में बोलते हैं। ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर मतलब डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज करती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। ये बातें हम लोगों ने देखी। अब हमारी कहानी बढ़ती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की तरफ। यहां पर हमारा मुख्य मुद्दा होता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किसको बोला जाता है। तो यहां पर बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में सबसे एक बड़ी खासियत होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में, जो आपका देसी बंदा होता है ना, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसका एसेट्स लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी अल्टर होता है आउटसाइड इंडिया में। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे देसी बंदा का विदेश में एसेट्स लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी अल्टर होता है, देसी का एसेट्स लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी अल्टर होता है। अभी हम लोग एग्जांपल जानेंगे। और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया किसको बोलते हैं, एसेट्स लायबिलिटी अगर अल्टर होता है विदेशी का इंडिया में, विदेशी का इंडिया में अगर एसेट्स लायबिलिटी यहां पर करंट लायबिलिटी वर्ड नहीं है, एसेट्स लायबिलिटी की वर्ड है केवल, वो अल्टर होता है तो ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं यहां पर कि मशीन इंपोर्ट बाय देसी बंदा जो था मिस्टर राम, उसने क्या किया, मशीन इंपोर्ट किया। तो ये इंपोर्टर कौन हो गया, मिस्टर राम, ये देसी बंदा हो गया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। ये किससे इंपोर्ट करता है, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करता है। अगर इमीडिएट पे कर दिया तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी अल्टर हुआ क्या, बैलेंस शीट में आपका कोई भी जो करंट लायबिलिटी जो आपका पेबल बनता है या आउटस्टैंडिंग बनता है, ये कुछ भी दिखा क्या, नहीं दिखा। किसी भी प्रकार का क्रेडिट इन्वॉल्व है क्या, यानी कि बैलेंस शीट का आइटम अफेक्ट ही नहीं किया, तो एसेट्स लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी देसी बंदे का इफेक्ट ही नहीं किया, तो ये करंट लायबिलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद जहां तक बात हम लोग करते हैं क्या विदेशी बंदा का एसेट्स लायबिलिटी या अल्टर हुआ इंडिया में क्या, तो नहीं, इसका भी बैलेंस शीट को आप देखोगे तो ये जो इमीडिएट पेमेंट हो गया उसकी वजह से इफेक्ट नहीं किया। ठीक है, कुछ भी अल्टर नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया, अल्टर नहीं किया का मतलब क्या हुआ कि यहां पर मशीन परचेस किया कैश में, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके उसका जो है ना वो पेमेंट कर दिया गया। अभी आप बोलोगे कि भाई बैलेंस शीट पर तो मशीन, बैलेंस शीट में तो मशीन आया, तो उस तरीके से आपको यहां पर नहीं सोचना है, क्योंकि अल्टर करने का मतलब कुछ नया क्रिएट करना, इफेक्ट आना बैलेंस शीट पे। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि क्रेडिट, अब यहां पर क्रेडिट की बात करते हैं। तो जो आपका यहाँ पर क्रेडिट के बारे में बताया गया है ना, जो मास्टर कॉपी है ना उसमें बताया गया है, मास्टर कॉपी में साफ साफ बताया गया है कि 6 महीने तक का जो क्रेडिट पीरियड होता है ना उसको आप शॉर्ट टर्म बोलोगे। ठीक है, और 6 महीने से एक्सपोर्ट के केस में 9 मंथ तक को शॉर्ट टर्म बोलोगे। एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पर तो इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है तो 6 महीने की लिमिट हम लोग देखेंगे। एक्सपोर्ट अगर यहाँ पर कर रहा होता देसी बंदा तो 9 महीने की लिमिट देखते हैं, और अगर इससे भी अबव कर गया तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो क्रेडिट होगा वो लोन कहलाएगा, और लोन के लिए आरबीआई ने फेमा में अलग से रेगुलेशंस दिया गया है। तो यानी कि मशीन को इंपोर्ट किया देसी बंदा ने, इमीडिएट पेमेंट किया, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अप टू 6 मंथ का क्रेडिट पीरियड है तो भी ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। और लेकिन अगर 6 महीने से अबव गया तो जाहिर सी बात है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा है। 6 महीने से ज्यादा गया तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अल्टर कर रहा है भारत में, तो उस परिस्थिति में ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। ये बारीक सा अंतर है जो कि डेफिनेशन में मैंने बताया आपको। विशेष चर्चा हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे चैप्टर में, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको बोलते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। करेंसी किसको बोलते हैं, करेंसी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि करेंसी में करेंसी नोट इंक्लूड होता है, पोस्टर नोट इंक्लूड होता है, उसके बाद जो है ना मनी ऑर्डर इंक्लूड होता है, तो बहुत सारी चीजें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह वगैरह बहुत सारा लिस्ट दिया गया यहाँ पर, ये सब करेंसी कहलाता है। जब मैं फॉरेन करेंसी वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब करेंसी बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है, जिसमें जो आपका नोट होता है वो पोस्टल नोट और पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर वगैरह वगैरह, बैंक नोट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें जो है आपका, और इस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट आपके करेंसी कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है, अब यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 बातें आती है।
ठीक है, 3 बातें आती है। सबसे पहले जो सबसे आसान बात है जरा उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर आप अपने फैमिली को फॉरेन में रखते हो और फॉरेन में रखने के लिए बहुत लोग होते हैं ना जिनका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे फॉरेन में रहते हैं, हम अपने बच्चों को हमारे बच्चे फॉरेन में रहते हैं, वो भले ही फॉरेन में कमाता हो या नहीं कमाता हो पर वो इंडिया से पैसे भेजते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी बंदा, कोई भी आदमी पेरेंट्स या स्पाउस या चिल्ड्रन का लिविंग एक्सपेंस, अब्रॉड का लिविंग एक्सपेंस जो है वो भेजता है, मतलब जीने खाने के लिए खर्चा उसको भेजता है, तो उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इनको रेगुलर भेजना पड़ेगा, नहीं भेजेगा तो वो जो है ना मर जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर क्या बोलते हैं कि पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन का लिविंग एक्सपेंस अब्रॉड में भेजते हैं, ये आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, जो पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन है, अगर वो विदेश यात्रा करते हैं, एजुकेशन या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है, ये खर्चा कहीं पर भी होता है, ऐसा नहीं बोला गया है विदेश में। इसकी वजह से अगर बाहर भेजता है पैसा, जाहिर सी बात है पैसा बाहर कब भेजा जाएगा, जब बाहर पैसा तब भेजा जाएगा जब ऑपरेशन वगैरह बाहर में हो रहा है या एजुकेशन वगैरह बाहर में हो रहा है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोला जाएगा, एक्सपेंस जो है ना, फॉरेन टूर वगैरह सबका जो एक्सपेंस होता है वो सारी चीजें आती है यहाँ पर कि भाई ये भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहली बात कि लिविंग एक्सपेंडिचर अगर अब्रॉड भेजा जाता है। दूसरी बात देखिए, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, और उसके बाद जो है ना एजुकेशन या मेडिकल केयर का जो खर्चा होता है, ये पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन का दोनों के केस में कॉमन है। तो एक में रिमिटेंस है और दूसरे में एक्सपेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई पेमेंट आपका ड्यू बनता है तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली कहलाएगा। अगर ट्रेड, बिजनेस या सर्विस या प्रोफेशन, वोकेशन कुछ भी आप कर रहे हो जिसकी वजह से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ पेमेंट किसी का ड्यू बन रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यहां पर मैंने बोला शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इंपोर्ट के केस में 6 महीने, एक्सपोर्ट के केस में 9 महीने तक को शॉर्ट टर्म बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट बैंकिंग का या फिर किसी का क्रेडिट फैसिलिटीज, वो आउटस्टैंडिंग पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब जो आता है वो आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया। तो यानी कि क्रेडिट फैसिलिटीज जो है आपका की वजह से पेमेंट ड्यू है, क्रेडिटर्स का पेमेंट ड्यू है या आउटस्टैंडिंग है या कोई भी पेबल खर्चा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर 6 महीने तक का क्रेडिट पीरियड है तो वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। इसीलिए मैंने आपको साफ बोला था कि ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली यहां पर कह दिया गया, भले एसेट्स लायबिलिटी अल्टर हो रहा है आपकी नजरों में, लेकिन स्पेसिफिक सेक्शन जहां पर है वो प्रिवेल करेगा जनरल सेक्शन पर। तो यहां पर क्रेडिट फैसिलिटीज और बैंकिंग शॉर्ट टर्म होता है, तो यानी कि पेमेंट ड्यू इन वजह से होता है, या फिर लिविंग एक्सपेंस की वजह से होता है, या फिर एक्सपेंस जो होता है फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल वगैरह के लिए जो पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन पे होता है। अब यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल करके, जिसमें रूल 3 बोलता है कि शेड्यूल 1 के आइटम प्रोहिबिट किए गए हैं, रूल 4 बोलता है कि शेड्यूल 2 के आइटम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल से अलाउ कर दिया जाएगा, और रूल 5 बोलता है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई से अलाउ किया जाएगा। शेड्यूल 3 का जो लिस्ट दिया गया है, इसमें भी लिस्ट दिए गए हैं, इसमें भी लिस्ट दिए गए हैं, और इसमें भी 3 आइटम के लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये बातें हम लोगों को देखना है आगे चल के, जो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के संदर्भ में रहेगा, और ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट किसको बोलते हैं, ईडी जिसको आप बोलते हो, ये आपका अपॉइंटेड होता है, अपॉइंटेड होता है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले यहाँ पर देखा कि जो आपका जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होता है वो एस्टेब्लिश्ड होता है, ट्राइब्यूनल जो होता है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑथोराइज्ड होता है, एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑथोराइज्ड होता है, ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड होता है, और ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश होने के बाद एक बात आपने यहाँ पर देखी, ईडी अपॉइंट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट किसको बोलेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स के संदर्भ में और सर्विस के संदर्भ में आता है, जो कि आपके जीएसटी से मिलता जुलता डिफिनेशन है। यहाँ पर जो है ना वो एक्सपोर्ट का गुड्स के केस में बोलता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, उसी को गुड्स यहाँ पर बोला गया है कि भारत से बाहर ले जाना किसी भी प्लेस पर विदेश में, तो उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट बोला गया। सर्विस के केस में यहाँ पर एक्सपोर्ट किसको बोला गया है कि अगर आप किसी को सर्विस देते हो भारत के बाहर या प्रोविजन ऑफ सर्विस देते हो तो उसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा, उसको एक्सपोर्ट बोला जाएगा। तो एक्सपोर्ट का डेफिनेशन इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, किसी भी पर्सन को आप सर्विस देते हो तो उसको सर्विस बोला जाएगा। प्रोविजन ऑफ सर्विस जो कि इंडिया से दिया जाता है आउटसाइड इंडिया में, और गुड्स के केस में भी है कि टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, गुड्स को बाहर ले जाते हो टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, किसी भी प्लेस आउटसाइड इंडिया में। जीएसटी में भी लगभग सेम बातें लिखी गई हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉरेन करेंसी, अदर देन इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी बोल दिया, बहुत चालाकी से अदर देन इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी बोल दिया। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था करेंसी में आपका प्रोमिसरी नोट वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगला टॉपिक आता है फॉरेन एक्सचेंज किसको बोला जाता है। तो यही आपका बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज किसको बोला जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो एक
टर्म ऐसा टर्म है जिसको आप बड़े ध्यान से देख सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज किसको बोला जाता है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज, और उसके बाद जो है आपका फॉरेन फॉरेन करेंसी, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक वर्ड यूज करके पुकारते हैं फॉरेक्स, और अलग अलग नाम लेना पॉसिबल नहीं, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सबको फॉरेक्स ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इसमें सारी बातें इंक्लूड होती है, इसलिए हम लोग फॉरेक्स शब्द को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए ज़्यादातर आप सुनोगे यहाँ पर फॉरेक्स शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉरेक्स शब्द दो, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, दो बातों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आता है, दो बातों को ध्यान से देखोगे आता है। सबसे पहले बोलता है कि पेबल इन फॉरेन करेंसी, कुछ भी अगर पेबल होता है फॉरेन करेंसी में, कुछ भी अगर आप फॉरेन करेंसी में पे करने के लिए लायबल हो, चाहे डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब ये ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह सब ड्रॉन इन इंडियन करेंसी है, ठीक है, ड्रॉन इन इंडियन करेंसी है, लेकिन आप पेबल किसके लिए एलिजिबल हो कि पेबल किस में करोगे, फॉरेन करेंसी में करोगे, भले ही ड्रॉ किया गया है वो इंडियन करेंसी में, तो उसको आप क्या बोलोगे, कुछ भी पेबल इन फॉरेन करेंसी होता है। पहली बात तो सीधे सीधे मान के चलो कि डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस जो भी पेबल होता है फॉरेन करेंसी में। दूसरी बात मान के चलो जो भी आपका ड्राफ्ट होता है, चेक होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, भले ही वो इंडियन करेंसी में ड्रॉ किया गया हो, उसके बावजूद भी पेबल होता है फॉरेन करेंसी में, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप फॉरेन एक्सचेंज बोलोगे। एक शर्त में केवल ऐसा है कि पेबल इन इंडियन करेंसी होगा, तभी भी वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, जब ड्रॉ किया जाए, ठीक है, जब ड्रॉ किया जाए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा, जब विदेशी ने ड्रॉ किया है, ड्राफ्ट, बिल, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, अगर एक्सप्रेस या ड्रॉ किया गया है विदेशी के द्वारा, तो उस सिचुएशन में ही उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। तो ये फॉरेन एक्सचेंज शब्द पे आपको तवज्जो देना है, ध्यान देना है। देखिए ये आपका जो ओपन बुक एग्जाम है उसमें एक एक बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो फिर आपको जो है ना आंसर लिखने में, एनालिटिकल आंसर लिखने में काफी मदद मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं। फॉरेन सिक्योरिटीज कोई भी शेयर डिवेंचर, अगर कोई भी शेयर डिवेंचर सिक्योरिटीज का तुम नाम ले लो, अगर उसको एक्सप्रेस किया गया हो या डिनोमिनेट किया गया हो, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, तो उसको फॉरेन सिक्योरिटीज बोलते हैं, उसको फॉरेन सिक्योरिटीज बोलते हैं, अगर वो डिनोमिनेट वगैरह किया गया हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि उसका रिटर्न या रिटम्पशन का जो पैसा होता है वो पैसा या इंटरेस्ट भी अगर इंडियन रुपीज में होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एक्सप्रेस या डिनोमिनेट किया गया फॉरेन करेंसी में तो भी वो आपका फॉरेन सिक्योरिटीज कहलाएगा, ठीक है, फिर भी वो फॉरेन सिक्योरिटीज कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया, जैसा कि एक्सपोर्ट के बारे में बताया था वैसे ही यहाँ पर बता दिया गया। इंडियन करेंसी किसको बोला जाता है, इंडियन करेंसी उसको बोला जाता है जो कि इंडियन रुपीज में एक्सप्रेस या फिर ड्रॉ किया गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें दो बातें इंक्लूड नहीं होती, दो बातें एक्सक्लूड किया गया। पहली बात बोली गई कि स्पेशल बैंक नोट अगर होता है, कोई ऐसा बैंक नोट है जो कि इंडियन करेंसी से एक्सक्लूड किया गया है तो उसकी बात अलग है। और दूसरा ₹1 का जो ₹1 का नोट है ना, वो आरबीआई इशू करता है, ठीक है, उसको भी एक्सक्लूड किया गया। ₹1 के नोट को इंडियन करेंसी से एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ₹1 का नोट जो है वो आरबीआई ने इशू किया था, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेंबर का मतलब एप्लीट ट्राइब्यूनल का मेंबर होता है। कभी भी मेंबर वर्ड इस्तेमाल किया गया तो एप्लीट ट्राइब्यूनल का मेंबर होता है। पर्सन का मतलब होता है वही यूनिवर्सल डिफिनेशन जो कि इनकम टैक्स वगैरह में आप देखते हो, इंडिविजुअल, हब, फर्म, एओपी, बीआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और इन सब का ब्रांच ऑफिस या एजेंसीज, ये सब जो है ना आपके पर्सन कहलाएंगे। यहाँ पर भी जो ऑथराइज्ड पर्सन भी आपने पर्सन वर्ड यूज किया गया, तो जहां भी पर्सन वर्ड यूज करोगे इसकी वजह से जानना जरूरी है कि पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, फर्म, एओपी, बीआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सब होता है, इवन इनका ब्रांच ऑफिस या एजेंसीज भी होता है पर्सन का मतलब, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में जिसमें आप जानोगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ऑथराइज्ड पर्सन हो या फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो, ये सब पर्सन वर्ड को इंडिकेट करता है, इसलिए पर्सन वर्ड का मतलब जानना जरूरी था। अब ये जो बात आती है यहाँ पर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोला जाता है, तो ये बड़े आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान देना है। एक बार अगर आपने ध्यान दिया तो उसके बाद फिर जिंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे। आपको आपका ब्लड ग्रुप में भी कोई ब्लड टेस्ट करेगा और उसके बाद बोलेगा कि भाई साहब तुम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो फेमा के हिसाब से ये होता है करके, ठीक है। अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है कि इंडिविजुअल, दूसरा भी इंडिविजुअल, और बाकी अदर लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं ये जो देसी बंदा है, देसी पर्सन है, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब कहलाएगा, जब प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा भारत में रहता है, तो 182 डेज से ज्यादा भारत में रहता, तो प्रीवियस ईयर में जो भारत में रहता है ना, प्रीवियस ईयर का लिमिट केवल 2 लोगों का देखेंगे, जो कि कैटेगरी ए वाले लोगों का नाम मैंने यहाँ पर दिया है। ये कैटेगरी ए वाले लोगों को ही देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में भारत में रहता है उसका। अभी कैटेगरी ए कौन कौन सा है,
कोई भी पर्सन जो भारत में रहने वाला हो आपकी मेरी तरह, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, तो हम लोग अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा थे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में देसी बंदे हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएंगे। क्यों? लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी बाहर का, यहाँ पर सिटीजनशिप रिलेवेंट नहीं है, कौन से कंट्री के आप बिलोंग करते हो वो भी रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पर आपका ये 182 डेज वाला क्राइटेरिया जो है वो इनकम टैक्स की तरह जैसे था ना, वैसे ही जो है यहाँ पर बोला कि ये 182 हमारा वाला क्राइटेरिया देखो, बाकी तुम्हारी भाषा में जिसको देसी विदेशी बोलते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि आपका 182 दिन से ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भारत में रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। अब ये प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा दो लोगों को केवल देखते हैं। पहला बोला एनी पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया को, दूसरा कोई भी बंदा, ठीक है, अगर आया है EBI पर्पस के लिए भारत में, तुम आए हो किसके लिए, पर्पस के लिए, EBI पर्पस के लिए, मात्र ये 3 पर्पस के लिए। ई का मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट या वोकेशन पर्पस के लिए अगर भारत में आता है तो, ठीक है, तब यहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आता है तो, ठीक है। बी का मतलब बिजनेस या वोकेशन पर्पस के लिए आता है तो, बिजनेस या वोकेशन पर्पस के लिए आता है तो। आई का मतलब अगर मान लीजिए कि आप इस सर्कमस्टांसेस में इंडिया आए हो, इस सर्कमस्टांसेस में इंडिया आए हो कि जाहिर है आपका इंटेंशन कि आप अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में रहने वाले हो। जैसे कि कोई फेसबुक पे प्यार हुआ और कोई विदेशी से शादी कर लिया और वो फॉरेनर को इंडिया ले आया। कई सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस वायरल होते हैं, फेसबुक पे होते हैं जो आप देखते हो। तो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन और अनसर्टेन पीरियड के लिए इंटेंशन हो भारत में रहने का, ठीक है। तो ये 3 पर्पस वाले लोग जो कि ये 3 पर्पस के लिए आए हैं भारत में, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन और इंटेंशन है भारत में रहने का, और कोई भी अदर बंदा जो कि रिजाइडिंग इन इंडिया है, उन दोनों के केस में यानी कि कैटेगरी ए वालों के लिए 182 दिन से ज्यादा प्रीवियस ईयर का देखेंगे तब वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। ये ए कैटेगरी वाले लोगों का अभी से नहीं, अभी कितने दिन रहा इस करंट ईयर में उससे नहीं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रहा, ठीक है, 182 दिन से ज्यादा रहा तो वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा। केवल कैटेगरी ए वाले लोगों का प्रीवियस ईयर देखेंगे, ये कसम खा लो कि केवल कैटेगरी ए वाले लोगों का प्रीवियस ईयर देखेंगे। कैटेगरी ए में 2 प्रकार के लोग आते हैं, कोई भी पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया और कोई भी पर्सन कम या स्टे इन इंडिया फॉर EBI, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, और इंटेंशन उसका अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने का है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंटेंशन दिख गया तो वो आपका प्रीवियस ईयर का देखा जाएगा। ये ए कैटेगरी वाले लोगों का। बी कैटेगरी वाले लोग इमीडिएट अगले दिन से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएंगे। बी कैटेगरी वाले लोग कौन है, जो गोन या स्टे आउट ऑफ इंडिया EBI पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या इंटेंशन है अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर रहने का, ठीक है। बाहर, भारत के बाहर जाते हैं तो अगले दिन से तो पर्सन विदेशी हो जाओगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाओगे, अगले दिन से ही हो जाओगे अगर आज जा रहे हो तो। लेकिन किस लिए जा रहे हो, या तो नौकरी करने के लिए जा रहे हो, या बिजनेस या वोकेशन करने के लिए जा रहे हो, या फिर शादी वादी करके परमानेंट जा रहे हो, जो इंटेंडेड टू अनसर्टेन पीरियड के लिए आप जो है आउटसाइड इंडिया में रहने के लिए जा रहे हो। तो यानी कि ये इमीडिएट उलट गया, ठीक है। कैटेगरी बी वाले लोग इमीडिएट अगले दिन से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भारत आता है, ठीक है, अदरवाइज देन EBI, यहां पर मैंने कैटेगरी ए में केवल उसको डाला था जो कि EBI पर्पस के लिए भारत आता है। तो ये जो अदरवाइज EBI जो होगा, किसी भी कारण से विजिट के लिए आए हो या किसी भी कारण से आए हो भारत में लेकिन EBI के लिए नहीं आए हो, तो आप यहां पर कैटेगरी बी वाले हो जाओगे। और कैटेगरी बी वाले इमीडिएट अगले दिन से ही पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाते हैं, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाते हैं। ये जो दोनों कहानी हम लोगों ने देखी वो किसके बारे में देखी, वो इंडिविजुअल के बारे में देखी। अब अदर देन इंडिविजुअल के बारे में जरा हम लोग कहानी देखते हैं। अब अदर देन इंडिविजुअल के बारे में ये कहानी आती है कि कब अदर देन इंडिविजुअल, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म या जो भी ले लो आप, वो कब कहलाएंगे आपका रेसिडेंट, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जब वो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड भारत में हुए हैं। अगर उनका जन्म ही भारत में हुआ है, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेशन, तब तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई देसी बंदा है, वो आउटसाइड इंडिया में उसका ब्रांच ऑफिस या एजेंसीज है आउटसाइड इंडिया में, तो भी वो आपका पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही कहलाएगा, वो ब्रांच ऑफिस या एजेंसीज। क्योंकि ये PRI का है, ये PRI का है ना, इसकी वजह से विदेश में होने के बावजूद भी वो ब्रांच ऑफिस या एजेंसीज क्या कहलाएगा, वो यहाँ पर कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई विदेशी बंदा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसका ब्रांच ऑफिस या एजेंसीज इंडिया में है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो 3 केस है। पहला, अगर भारत में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड हुआ तब तो वो देसी कहलाएगा। उसके बाद अगर एक किसी देसी का विदेश में ब्रांच ऑफिस एजेंसीज है,
ठीक है, तो वो भी आपका देसी कहलाएगा। उसके बाद किसी विदेशी का अगर भारत में ब्रांच ऑफिस या एजेंसीज है तो भी वो आपका देसी कहलाएगा। इस तरीके से जो है ना पर्सन रेसिडेंट इंडिया की लंबी चौड़े डिफिनेशंस को आपने कवर किया है। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है उसको आपको एक बार देख लेने का है ताकि सारे एग्जाम्पल आपके कंसेप्ट में आपके जहन में बैठ जाए। अब हमारी कहानी और आगे बढ़ती है, कैटेगरी ए हो गया और उसके बाद कैटेगरी बी। ये दो कहानी हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ पर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया किसको बोलते हैं, ये साफ साफ बोला गया है, जो पीआरआई नहीं है उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोलते हैं। रूल का मतलब जो है ना, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो रूल में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके देती है। उसके रिपेट्रिएशन टू इंडिया, भारत में लाना। ठीक है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है सिर्फ कमाने से नहीं होगा। जैसे आपने सेल किया कोई भी चीज विदेश में एक्सपोर्ट कर दिया तो उसका पैसा भी तो आना चाहिए ना। तो फेमा ने उसका टाइम लिमिट दिया है कि आपको पैसा कितने दिनों में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, उसके बारे में रेगुलेशंस वगैरह बताया गया है। जनरली आप जानते हो कि 6 महीने का पीरियड दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि रिपेट्रिएशन का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज को रिलाइज करके भारत में लाना। फॉरेन एक्सचेंज को रिलाइज करके भारत में लाना। अब अगर मान लीजिए कि रिपेट्रिएशन कब बोला जाएगा, इंक्लूड होता है इसमें अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटेड डेट या लायबिलिटीज है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड डेट या लायबिलिटीज है उसका भी आप डिस्चार्ज कर देते हो तो माना जाएगा कि रिपेट्रिएट इनटू इंडिया इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ यहाँ पर कि आपने जो है ना विदेश में जो है ना एक्सपोर्ट किया था। अब विदेश में एक्सपोर्ट किया था सामान गुड्स ए को, और मिस्टर जॉन को यहाँ पर जो है ना कुछ मिस्टर जॉन ने बदले में ये सारे खर्चे वगैरह किए थे। ठीक है, मतलब मिस्टर जॉन को यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करने के दौरान विदेश में भी आपको मिस्टर जॉन तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे वगैरह हुए तो जाहिर सी बात है कि ये एक्सपेंस आपका क्या हो गया, ये आपका डेट या लायबिलिटीज है जो कि फॉरेन करेंसी में है। जो भी पैसा आप रिपेट्रिएट करोगे, मान लीजिए कि आपको $10,000 लाना था, 10K डॉलर लाना था, उसमें से $1,000 खर्चा हो गया यहाँ पर। तो यानी कि यही बात बोला कि डिस्चार्ज फॉरेन एक्सचेंज, जो भी आपका डेट या लायबिलिटीज था फॉरेन एक्सचेंज में आपने डिस्चार्ज कर दिया तो ये पूरा का पूरा 10 इंडिया में रिपेट्रिएट किया गया वो मान लिया जाएगा। अगर आपने 10 में सेल किया था, आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 10K डॉलर की थी तो उसने में सेल किया था तो भले आया है इंडिया में $9K डॉलर, उसके बावजूद भी आप मानोगे कि ये एक $1K डॉलर का हिसाब जब पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि भाई विदेश में खर्चा हो गया एक $1K डॉलर, तो आप साफ साफ बोल दोगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिपेट्रिएट माना जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज ब्रिंग इनटू इंडिया किया गया ये आपका ऑथराइज पर्सन के द्वारा इंडियन करेंसी में या तो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा या फिर आरबीआई नोटिफाइड अमाउंट तक इसको होल्ड कर सकता है या नोटिफाइड कंडीशन में ही इसको होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं सिक्योरिटीज किसको बोला गया, तो फॉरेन सिक्योरिटीज हम लोगों ने जिस प्रकार से देखी वैसे सिक्योरिटीज का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट वगैरह सब आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये सर्विस की डेफिनेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है। अब हम लोग फिर से बात करते हैं पेज नंबर 5.9 पे, वही रेसिडेंशियल स्टेटस की कहानी रिपीट की गई है जिसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब जो भी आपका इनकम टैक्स का और बाकी सब चीजों को भूल जाओ। पर्सन रेसिडेंट इंडिया जिसको हमने नाम पुकारा देसी, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जिसको हम नाम पुकारते हैं विदेशी। देसी और विदेशी, देसी लोग यहाँ पर 182 दिन से ज्यादा भारत में रहते हैं तो पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहलाते हैं। ये किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो ये 182 दिन से ज्यादा कैटेगरी ए वाले को लोगों का केवल देखा जाएगा। पहले तो रिजाइडिंग इन इंडिया है उनका देखा जाएगा कि पिछले साल में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप 182 डे से ज्यादा थे तो आप रेसिडेंट कहलाओगे, पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहलाओगे। दूसरा कि अगर आप इंडिया आए हो, ठीक है, कम टू इंडिया, ठीक है, आप भारत में आए हो, घर आजा परदेसी, ठीक है, तो भारत में ये परदेसी आया है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, बिजनेस या वोकेशन के लिए आया है, या इंटेंडेंट अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने के लिए आया है, अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने आया है। तो ये कैटेगरी ए वाले लोगों का प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा भारत में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। ये कैटेगरी ए वाले लोगों का प्रीवियस ईयर देखा जाएगा, कैटेगरी बी वाले लोगों का प्रीवियस ईयर नहीं देखा जाएगा। ठीक है, कैटेगरी बी वाले लोगों का जो है ना वो नहीं देखा जाएगा, इसीलिए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएंगे कैटेगरी बी वाले लोग, जो कि ईपीआई के लिए आउटसाइड इंडिया जाते हैं, विदेश चले गए, आज आप चले गए एम्प्लॉयमेंट या वोकेशन के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट या अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी रोजगार के लिए आप गए हो, ठीक है, बिजनेस या वोकेशन के लिए गए हो, या फिर इंटेंडेड शादी वादी करके हमेशा के लिए परमानेंट सेटलमेंट के लिए चले गए हो, अनसर्टेन पीरियड तक रहने के लिए गए हो। तो एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद बिजनेस वोकेशन और इंटेंडेड, इन सब के लिए आप अगर विदेश जाते हो, आउटसाइड इंडिया जाते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप अगले दिन से ही कंप्लीट पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप भारत में आते हो अदर देन ईबीआई के लिए,
तो आपको क्या लगता है कि अदर देन ईबीआई के लिए विजिट वगैरह के लिए आएगा तो उसको हम बोल देंगे कि तुम देसी बंदे हो? नहीं, उसका प्रीवियस ईयर भी नहीं देखा जाएगा, वो विदेशी का विदेशी ही रह जाएगा। अदर देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन या फिर इंटेंडेड, ठीक है। तो अदर देन वाले का जो है ना कैटेगरी बी में आ जाएगा, और कैटेगरी वाले बी वाले लोग जो होते हैं वो आउटसाइड इंडिया के पर्सन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया किसको बोलते हैं? हु इज नॉट पीआरआई, जो देसी नहीं है उसको विदेशी बोला गया है, ऐसे करके परिभाषा दिया गया है। तो मुख्य तौर पे आपको यहाँ पर गौरतलब ये है कि ई बी आई का मतलब आपको याद रहना चाहिए। ई का मतलब आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट, बी का मतलब बिजनेस वोकेशन, और आई का मतलब इंटेंडेड टू सेटल आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका पेज 5.1 पे यही बातों को फर्स्ट लिम सेकंड लिम करके बताएगा, और ढेर सारे एग्जांपल लिए गए जिसको अपने फॉर्मूला पे आप लगा सकते हो। फर्स्ट लिम क्या बोला कि सबसे पहले बोला देसी बंदे के बारे में, पीआरआई के बारे में। पीआरआई में 182 दिन से ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है, किसका? कैटेगरी ए वाले लोगों का, जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है और ईबीआई के लिए इंडिया में आया है, ईबीआई के लिए इंडिया में आया है। इन लोगों का प्रीवियस ईयर का देखा जाएगा, 182 दिन से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो रेसिडेंट हो गया। सेकंड लिम की बात हम लोग करते हैं। सेकंड लिम कैटेगरी बी वाले लोगों को, सेकंड लिम और थर्ड लिम में दोनों में कैटेगरी बी के बारे के लोगों को समझाया गया है, जो बोला गया है कि ये हमेशा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होंगे। कैसे? ये कैटेगरी बी वाले लोग ईबीआई के लिए आउटसाइड इंडिया जाते हैं तो अगले दिन से ही आपका क्या कहलाएंगे? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाएंगे। अगले दिन से ही पर्सन रेसिडेंट ये आउटसाइड इंडिया कहलाएंगे अगर ईबीआई वाले लोग यहाँ पर आते हैं तो, ठीक है। तो ये बात तो आपने क्लियर से जान ली कि ईबीआई वाले लोगों को पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोला गया। अब बात आती है अदर देन ईबीआई वाले लोग। अदर देन ईबीआई के लोग अगर इंडिया में आते हैं तो भी वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही कहलाएंगे, क्योंकि आप ईबीआई के लिए आते तो मोस्ट वेलकम, तब प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा अगर आप होते तो हम आपको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोल देते हैं। लेकिन अगर आप अदर देन ईबीआई के लिए भारत आए हो ना, तो आप विदेशी के विदेशी ही रह गए, ठीक है। और अगर आप ईबीआई के लिए घर से बाहर जा रहे हो, यानी कि देश से बाहर जा रहे हो ना ईबीआई के लिए, तो भी आप यहाँ पर कैटेगरी बी में हो गए और आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इमीडिएट अगले दिन से कहलाओगे। जैसे 16 मई को आप अगर विदेश जाते हो तो 16 मई तक तो आप रेसिडेंट थे, 17 में से आप आउटसाइड इंडिया वाले कहलाओगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाओगे आरबीआई की नजर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको इससे मैच कर लेना। लास्ट में मैं आपको सारे एग्जाम्पल करवा के दूंगा ताकि आपको एक रिवाइज भी हो जाए और याद भी रह जाए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज से डील कौन कौन कर सकता है? तो यानी कि एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से या आरबीआई परमिट के हिसाब से ही लोग जो है ना फॉरेन एक्सचेंज से डील कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि अगर डील या ट्रांसफर की बात आती है, कि फॉरेन एक्सचेंज से डील या ट्रांसफर करने की बात आती है, तो यहाँ पर गौर करो कि फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी को कौन डील या ट्रांसफर कर सकता है? जो कि रूल के हिसाब से, एक्ट, रूल या रेगुलेशन के हिसाब से या आरबीआई का प्रायर अप्रूवल से ही डील कर सकता है। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आपने देखा ऑथराइज पर्सन के थ्रू डील कर सकता है, और बाकी कोई भी हो बिना ऑथराइज पर्सन के आप जो है ना वो डील नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर कोई विदेशी बंदा है, मान लीजिए यूएस से आया है $1000 लेकर भारत में, और अपने पॉकेट में वो पैसा लेके घूम रहा है, तो वो डायरेक्टली वो डॉलर किसी को बेच नहीं सकता, अपने दोस्त को, किसी दुकानदार को ये नहीं बोल सकता कि ये डॉलर भैया मेरे से खरीद लो और बदले में मेरे को रुपया दे दो। उसको ऑथराइज पर्सन के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑथराइज पर्सन में 3 लोग इंक्लूड होते हैं, वो भी आपने डिफिनेशन में ही देखा था, इसीलिए मैंने आपको पहले डिफिनेशन करके करवा दिया था ताकि आपको ऑथराइज पर्सन वगैरह सब ये सब आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी और आगे बढ़ती है, हम लोग बात करते हैं कि अगर ये पेमेंट या क्रेडिट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ विदेशी, ठीक है, पेमेंट या क्रेडिट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ विदेशी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बदले में आप देशी हो और आप विदेशी के बदले में पेमेंट करते हो या फिर उसके लिए करते हो। जैसे कि ये विदेशी है मिस्टर जॉन, और मिस्टर जॉन का इंश्योरेंस पॉलिसी है इंडिया में, और आप भारत में रहते हो, और आपको क्या बोला कि भाई तेरे पास पैसे हैं, तू जो है ना खुद से मेरा प्रीमियम जो है वो भर दिया करना। मान लीजिए 10,000 प्रीमियम है उसका साल का, तो 10,000 प्रीमियम आपसे वो भरवा लेता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर क्या किया कि उस विदेशी के कहने पर, उस विदेशी का इंश्योरेंस प्रीमियम है भारत में और उसको आपने पेमेंट किया, तो ये भी आपका परमिटेड नहीं है, क्योंकि वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है और उसका आपने कोई भी लायबिलिटीज वगैरह यहाँ पर भारत में इंडियन करेंसी में डिस्चार्ज किया, तो इसका मतलब उसको वो काम खुद से करना था, फॉरेन करेंसी में डिस्चार्ज वगैरह करना था, तो वहां पर ये इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। यानी कि सेक्शन नंबर 8 में यहाँ पर बोला गया है डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा, तो ये साफ साफ यहाँ पर इस एग्जाम्पल को याद रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नो फॉरेन करेंसी रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अभी आपकी एक दुकान है, मान लो आपकी एक कपड़े की दुकान है और आप ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हो, लेकिन आपकी कपड़े की दुकान है, आपके दुकान पर एक विदेशी बंदा आता है, बोलता है हमारे पास इंडियन करेंसी तो है नहीं, तुम बदले में मेरे से डॉलर रख लो, और डॉलर में आप उसको कपड़े बेच देते हो। आप सोचते हो कि ऑथराइज पर्सन से जाके बाद में चेंज करवा लेंगे, तो डॉलर आपका जो ये रिसीव करना है ना, वो फेमा के तहत जो है वो क्राइम है, वो अलाउड नहीं है। ये करके बोला गया यहाँ पर, ये अलाउड नहीं। नो फॉरेन करेंसी रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम विदेशी, विदेशी से आप फॉरेन करेंसी डायरेक्टली ना रिसीव कर सकते हो, ना विदेशी वो किसी को बेच सकता है। विदेशी के पास फॉरेन करेंसी वो किसी को बेच नहीं सकता है, आप उसको रिसीव नहीं कर सकते हो बिना एक्ट रूल रेगुलेशन या आरबीआई के परमिशन के। ठीक है, अगर आप ऑथराइज पर्सन नहीं तो ये काम नहीं कर सकते हो। ना विदेशी के बदले में या उसके बिहाफ में कोई यहाँ पर इंडिया में पेमेंट कर सकता है इंडियन करेंसी में। ठीक है, और ना एक्वायर, क्रिएट, ट्रांसफर या फंड या एसेट्स, ठीक है, ये काम नहीं कर सकता है आउटसाइड इंडिया। जैसे कि हवाला का एग्जांपल जो है ना, आपको मैंने आईबीसी बताते हुए शुरू में ही बताया था। ठीक है, हवाला वाला एग्जांपल जो है ना वो पहले ही बताया था। हवाला में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका भाई रहता है आपका स्विट्जरलैंड में, तो आपके भाई को 1 करोड़ रुपया आपको भेजना है, तो वो क्या करेगा, वहां के हवाला एजेंट को 1 करोड़ रुपया दे देगा, बदले में उतना कैश आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उनका जो हवाला एजेंट का जो कमीशन होगा वो काट कर, वो भी सेम डे आपको मिल जाएगा, अगले दिन मिल जाएगा आपको। बदले में कोई भी कोड या फिर फटे हुए नोट का टुकड़ा या फिर कोई भी कोड बताना पड़ेगा, सीक्रेट कोड, या फिर कोई 10 की नोट की व्हाट्सएप पे आपको फोटो भेजेगा, वो उसका मैच करेगा कि वो बंदे ने जो दिया और इसने जो दिया। इसके बाद ये सब जो होते हैं काम, ये हवाला में होते हैं। इसमें आप लीगल चेन से पैसा नहीं भेज रहे हो, वहां पर जो है ना हवाला एजेंट बैठा हुआ है, हवाला का एजेंट स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है और हवाला का एजेंट इंडिया में बैठा हुआ है। वो स्विट्जरलैंड वाले ने इंडिया के एजेंट को फोन कर दिया, बोला भाई उसको उतना पैसा दे दे, तो कोई भी लीगल चेन से पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। एक्चुअली क्या बोलते हैं, उतना पैसा उसके इंडिया वाले के पास है कैश में, और उधर डॉलर में ले लिया, और उसके बाद जो है ना एक दूसरे को सेटिंग करके उन्होंने ये कर दिया, तो बोलते हैं उसको हवाला। जिसका एग्जांपल मैंने सलमान और कैटरीना वाला एग्जांपल दिया होगा, अगर आप पिछले वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो। उम्मीद करता हूं कि आप सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते हो, और आपको एक एक चीज़ें जो है ना यहाँ पर नोट करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा नोट्स बना के दिया है, जिसको आपको खुद के अपने पेन से लिखना पड़ेगा। ये नोट्स मैं आपको नहीं देने वाला, पहले मैं ये नोट्स दे दिया करता था, तो इससे लोग क्या हो जाते हैं ना, आलसी हो जाते हैं और लोग खुद से मेहनत नहीं करते हैं। इसकी वजह से मैंने क्या किया कि एक रूल बना लिया कि भाई मैं ये नोट्स नहीं दूंगा जो कि मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट लो या फिर आप अपने पेन से लिखो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इवन नॉट थ्रू ऑथराइज पर्सन इफ नो करस्पॉन्डिंग इनवर्ड रिमिटेंस। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर बोला कि डायरेक्टली फ्रॉम विदेशी से आप रिसीव नहीं कर सकते हो, जैसे कपड़े की दुकान में आपने बेचा और डायरेक्टली डॉलर में आप पैसे नहीं ले सकते हो। वैसे एक्सप्लेनेशन में बोला कि अगर करस्पॉन्डिंग रिमिटेंस, इनवर्ड रिमिटेंस भारत में नहीं है, तो उस सिचुएशन में ऑथराइज पर्सन के थ्रू भी ये काम आप नहीं कर सकते हो, इनवर्ड रिमिटेंस भारत में नहीं है। तो अब यहाँ पर इनवर्ड रिमिटेंस होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, अब भारत में जो है ना, आप ये इंडिया है और ये फॉरेन करेंसी है, फॉरेन कंट्री है। आप अगर जाते हो विदेश में आप यहाँ पर क्या करते हो कि यहाँ पर कुछ पैसे डॉलर में लगाते हो। डॉलर में लगाने के बाद क्या करते हो कि इसको डॉलर में जो है ना वो लगाने के बाद डॉलर में इसको सेल करते हो। ये सेल करने के दौरान जो आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक है, ये एक्सपेंस हुआ, ये एक्सपेंस करने वाला कौन है, ये एक एक्सपेंस करने वाला मिस्टर ए है। और मिस्टर ए कौन है, ये एक पर्सन रेसिडेंट इंडिया है, ये पीआरआई है। ठीक है, ये खर्चा का पेमेंट ये आपसे लेता है, ये बोलता है कि भाई इधर क्यों दे रहे हो मेरे को, फॉरेन कंट्री में मेरे को क्यों दे रहे हो, तुम ये डॉलर में मेरे को मत दो, एक काम करो, मेरी बीवी रहती है मिसेस ए को तुम इंडिया में दे दो। ठीक है, इंडिया में फोन कर दो, तुम्हारा आदमी उसको दे देगा। तो ये भी एक तरह का इनडायरेक्टली हवाला हुआ। और इन डॉलर्स में से कोई भी पैसा रिमिटेंस इन इंडिया हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है रिमिटेंस इन इंडिया। इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन डाला गया है। जो ये रिसीव करने की बात की ना कपड़े की दुकान की, वो अदरवाइज भी नहीं कर सकते अगर करस्पॉन्डेंस इनवर्ड रिमिटेंस आउटसाइड इंडिया में से भारत में नहीं आ रहा है। तो क्या ये डॉलर रिपेट्रिएट होकर इंडिया आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, तो इसका खर्चा जो है वो यहाँ पर आप रिसीव नहीं कर सकते हो। इतना एक्सप्लेनेशन को डेप्थ में जो है ना करके तैयार किया गया है। इस तरीके से फेमा के लॉ के तहत जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं फंसता है। अब यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट की बात आती है जो कि पेज नंबर 5.15 पे बताया गया है। सेक्शन 4 बोलता है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी देसी बंदा जो होता है ना होल्ड कर सकता है, ना पोजेस कर सकता है, ना एक्वायर ओन या ट्रांसफर कर सकता है फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी विदेश में। ये साफ साफ ये सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि भैया आपका फॉरेन करेंसी होल्ड करना अलाउड नहीं है।
आरबीआई जितना परमिशन देता है उतना आप होल्ड कर सकते हो, आपको शौक से रखना है तो जरूर रख सकते हो, लेकिन एक बात ये ध्यान देख लो कि अगर आप देसी बंदा हो तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज या इमोबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर, होल्ड, पोजेस या फिर ओन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इमोबल प्रॉपर्टी जो अब्रॉड में, विदेश में, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आपका करने का जो नियम है वो आपका किसके थ्रू है, या आप ऑथराइज चेन से ही कर सकते हो। ठीक है, ऑथराइज चेन से ही कर सकते हो। यानी कि आपके लंदन के एक फ्रेंड यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया था, बोला था कि भाई ले तेरे को मैं एक $1000 देता हूँ, तू रख ले अपने घर में, बड़े शौक से रख ले, मिलने के लिए आता है आपसे। ये $1000 अगर आपके पास पाया गया ना तो आप फेमा लॉ में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको रखना अलाउड ही नहीं है, ऐसा सेक्शन नंबर 4 बताता है कि आप एक काम करो, ऑथराइज पर्सन के पास जाके ऑथराइज चेन से इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवा लो, ऐसा करके बोला गया। अब यहाँ पर आती है बात करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। तो जो फ्री बाय एंड सेल आप कर सकते हो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में अलाउ है फ्रीली बाय एंड सेल करना ऑथराइज पर्सन के थ्रू। जी हाँ, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है आरबीआई के कंसल्टेशन से कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन लगाती है। वो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद इसी में आ गया है फॉरेन एक्सचेंज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल इशू किया गया है, जिसमें रूल नंबर 3 बोलता है कि शेड्यूल 1 के आइटम प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 4 के आइटम प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल रूल नंबर 4 बोलता है शेड्यूल 2 के आइटम, और शेड्यूल रूल नंबर 5 बोलता है शेड्यूल 3 का आइटम आरबीआई के परमिशन से किया जा सकता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसी की पूरी कहानी देखेंगे, ये शेड्यूल की कहानी क्या होती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ये पेड वीडियोस है, यहाँ पर मैंने फ्री डेमो केवल दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले क्लास तक के लिए जय राम जी की।